Good morning, students. Second form of business organization, that is HUF, we have already discussed it. So come to the next form, that is partnership. पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इट इन्वॉल्व्स पार्टनर्स इन अ बिजनेस. पार्टनरशिप हमने क्यों, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा, आपने HUF में देखा, देयर इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देयर इज़ लिमिटेड कैपिटल, limited managerial skills. These all are the demerits of sole proprietorship and HUF also. HUF और sole proprietorship में हमने देखा कि यहाँ क्या होते हैं, limited managerial skill होते हैं. कर्ता या जो मैनेजर होगा पूरे बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड कैपिटल्स होती हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एक नया फॉर्म आया, वो है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का जो बिज़नेस होगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होना कंपलसरी है. जो भी बिज़नेस पार्टनरशिप के फॉर्म में करेंगे वो उन सारे बिजनेसमैन को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपना बिज़नेस को रजिस्टर कराना होगा. सो कम टू द टॉपिक पार्टनरशिप. व्हाट इज़ पार्टनरशिप? इफ़ वी सी अंडर द एक्ट 1932, it is the relation between the persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. It means कि पार्टनरशिप में एक डील होती है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे आपस में मिलके, और उसके जो भी प्रॉफिट या लॉस, दोनों चीज़ें, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे. अब शेयर या तो इक्वली कर सकते हैं, या जो भी रेशियो उन्होंने एग्रीमेंट के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड किया होगा, उस रेशियो पे वो प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे. तो यहाँ मेनली समझने की बात ये है कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स 2 होना ज़रूरी है. 2 लोग होंगे जो आपस में एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि इन फ्यूचर हम आपस में मिलके बिज़नेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम आपस में उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट वी हैव formation. In this, the formation of partnership will under the register should be registered in Indian Partnership Act 1932. जो भी बिजनेस पार्टनरशिप के अंडर में होगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होना ज़रूरी है. अब बात आती है फॉर्मेशन की. तो यहाँ दो लोगों का, 2 पर्सन का होना कंपल्सरी होता है. उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन फॉर्म होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. इसमें वो रेशियो भी इंक्लूड होता है जिस रेशियो पे आपस में पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे. याद रखिए कि पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या HUF हो, ये सारे किसके फॉर्म्स हैं? बिज़नेस के. और बिज़नेस का मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. तो पार्टनरशिप अगर सारे पर्सन्स मिलके इसलिए कर रहे हैं टू अर्न द प्रॉफिट, टू रन द बिज़नेस, तो वो पार्टनरशिप तब आपकी बिज़नेस में कहलाएगी. अगर वो किसी चैरिटी के पर्पस से कर रहे हैं देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप. तो ये हो गया फॉर्मेशन. मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड देयर इज़ अ पार्टनरशिप डीड विच इज़ इन रिटन एग्रीमेंट. इट इंक्लूड्स द रूल्स, regulations, terms and conditions, all the information related to the business and the ratio which is shared, which is required to share the profit and loss between the partners.
So second point we have liability. Because there is a person in a partnership to form their business, तो यहाँ liability सारे persons की कैसी होगी? Unlimited. तो the liability of all the person of all the members in a partnership are unlimited. इट मीन्स कि इन केस कभी भी बिजनेस में पार्टनरशिप में हमें हैवी लॉस होता है तो सारे मेंबर्स सारे पर्सन्स कलेक्ट करके अपने अपने साइड से अपनी चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनको सोल्ड करना पड़े वो उस लॉस को बियर करेंगे. तो द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज़ अनलिमिटेड. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव फीचर्स रिस्क बियरिंग. रिस्क बियरिंग पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एज अ टीम वर्क करते हैं, मतलब एज अ टीम मेंबर. अगर किसी की भी मिस्टेक हुई तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट बिजनेस को पड़ता है. तो यहाँ रिस्क सारे मेंबर्स सारे पार्टनर्स इक्वल करेंगे. वो रेशियो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, जिस रेशियो पे हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, मान लीजिए कोई कैपिटल लेके आया 1 लाख और कोई कैपिटल लेके आया 2 लाख, 1:2 का रेशियो बना. 1:2 के रेशियो में इसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी रेशियो पे प्रॉफिट शेयर होगा और इसी रेशियो में हैवी लॉस होने पे रिस्क भी बियर किया जाएगा. मतलब कि जिस रेशियो पे जो रेशियो डिसाइड होगा बिटवीन द मेंबर्स बिटवीन द पार्टनर्स, उसी रेशियो पे लॉस भी हम बियर करेंगे. उसी रेशियो पे हम जिस रेशियो पे प्रॉफिट करेंगे उसी रेशियो पे हम लॉस भी बियर करेंगे. यही होता है हमारा रिस्क बियरिंग. नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. यहाँ HUF तो है नहीं कि करता ही पूरे बिज़नेस को बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन लेगा या वही कंट्रोल करेगा. तो यहाँ क्या होता है कि सारे पार्टनर्स इक्वली बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और सारे पार्टनर्स का इक्वली कंट्रोल रहता है बिज़नेस पे. अब वो बात अलग है कि किसी ने कोई आया पार्टनरशिप में एज अ मेंबर एज अ पार्टनर और वो ज़्यादा कैपिटल लेके आया तो उसका कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जनरली सारे पार्टनर्स का कंट्रोल इक्वल होता है और सारे पार्टनर्स डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. सबको ये राइट होता है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकें. कॉन्टीन्यूटी मतलब बिज़नेस कहाँ तक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में जा सकता है. कॉन्टीन्यूटी एज़ कम्पेयर टू HUF या सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कॉन्टीन्यूटी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. कॉन्टीन्यूस बेसिस पे ये रन करता है. यहाँ एक कोई पार्टनर तो होता नहीं, कई सारे पार्टनर्स होते हैं. तो इसी वजह से अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो आगे बिज़नेस को नहीं करना चाहता है, वो वहीं पर स्टॉप करना चाहता है और उसके बाद वो बिज़नेस से हटना चाह रहा है, पार्टनरशिप पे हटना चाह रहा है, या फिर उसका रिटायरमेंट हो गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट मीन्स कि अब आगे उसकी ये कंडीशन नहीं है कि वो कैपिटल या किसी भी तरह के लॉस को बियर कर सके. तो इन सब की वजह से अगर कोई पार्टनरशिप से हटता है या डेथ हो जाती है, निकल जाता है वो, तो जो अदर पार्टनर्स हैं वो उस बिज़नेस को कैचअप कर लेंगे. फिर उसके बाद न्यू एग्रीमेंट बनेगा, उस न्यू एग्रीमेंट में न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, न्यू रेशियो बनेगा. तो यहाँ कॉन्टीन्यूटी एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स कुछ ज़्यादा रहती है. मतलब लॉन्ग रन में हम अपने बिज़नेस को, पार्टनरशिप को हम आगे रन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मेंबरशिप. मेंबरशिप जैसे भी हमने बताया कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप इज़ 2 एंड मैक्सिमम इज़ 50. तो हियर इज़ द एक्ट or the Companies Act 2013 described or prescribed the members in partnership. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यहाँ मिनिमम मेंबर्स कम से कम आपके पार्टनरशिप में 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप. लास्ट पॉइंट वी हैव म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी अभी हमने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स
एज एन एक्टिव वर्क करेंगे, या फिर उनमें से किसी एक, सारे पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर उन सब के बिहाफ पे एक्टिव वर्क करेगा. इट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल. इट मीन्स कि अगर पार्टनरशिप में, अभी आप कई तरह के आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई तरह के ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं. उन्होंने अपना कैपिटल दे दिया, रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, लॉसेस वो बेयर नहीं करते हैं. कई तरह के पार्टनर्स अभी हम पढ़ेंगे. तो इसमें क्या होता है कि दो तरह से पार्टनर्स यहाँ वर्क करते हैं, या एजेंट और या फिर प्रिंसिपल बन के. तो अगर वो एजेंट के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो वो सारे जितने भी पार्टनर्स या मेंबर्स हैं पार्टनरशिप में, उनके बिहाफ में वर्क करेंगे, या फिर अगर वो प्रिंसिपल के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो वो सारे मतलब मेंबर्स एक्टिवली वर्क करेंगे. तो इसमें दो तरह से वर्क होता है, या सारे मेंबर्स एक्टिव फॉर्म में वर्क करें, और या तो फिर कोई उनमें से कोई एक पर्सन, कोई एक मेंबर उन सब के बिहाफ में वर्क करे और सारे मेंबर्स से प्रॉफिट और लॉस शेयर करें. तो ये था आपका फीचर्स. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. सो इन द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट वी हैव ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. जिससे भी हमने बताया कि इसमें कोई ख़ास फॉर्म की या कोई ख़ास फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. फॉर्मेशन इसका बहुत इजी वे में होता है. जब भी पार्टनर्स आप दो आपस में चाहें वो आसानी से डीड को, पार्टनरशिप डीड को बनाकर आपस में रेशियो डिसाइड करके उसमें टर्म्स एंड कंडीशन करके आसानी से पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं विद इन 2 पर्सन्स. डिसोल्यूशन या क्लोजर की अगर हम बात करें तो आसानी से वो क्लोज भी कर सकते हैं. बहुत कोई इसमें एग्रीमेंट या गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती. याद रखिएगा, फॉर्मेशन उसी बिज़नेस के लिए होगा जो लॉफुल होगा. तो लॉफुल बिज़नेस के लिए हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड बना के, और जब चाहें कोई भी पार्टनर उसमें से डिज़ोल्व होना चाहे या क्लोज़ करना चाहे तो उस पार्टनरशिप को क्लोज़ भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नेक्स्ट इज़ बैलेंस डिसीजन मेकिंग. जैसे हमने HUF में पढ़ा था या सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि जो मेन मैनेजर होता है, जैसे कर्ता, HUF में हमने पढ़ा कर्ता में सारे डिसीजन वही लेता है, बाकी सारे मेंबर्स जो होते हैं वो डिसीजन सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उनको ये राइट नहीं होता है. लेकिन यहाँ क्या होता है, सारे पार्टनर्स को इक्वल राइट होता है कि वो आपस में कंसर्न करके बिजनेस से रिलेटेड अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मोर फंड्स. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF में देखा, और स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF की में कुछ डीमेरिट्स आने की वजह से पार्टनरशिप नया फॉर्म हमने नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोचा, वो था पार्टनरशिप. तो वहाँ प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कैपिटल या लैक ऑफ मोर फंड्स. यहाँ क्या है, अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग फील्ड से आएंगे तो वो अपनी अपनी कैपिटल जब वो एडमिट करेंगे, अभी आप पढ़ेंगे अकाउंट्स में कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो जब कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर ऐड होता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है. तो यहाँ अलग अलग पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है, तो फंड्स हमारे पास यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी. नेक्स्ट इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क. वहाँ सोल प्रोप्राइटर और HUF सब अगर रिस्क होता था या लॉस होता था तो सब कौन बेयर करता था, कर्ता या सोल ट्रेडर. लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल राइट है डिसीजन मेकिंग का. शेयर इक्वली शेयर प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो यहाँ लॉस होने पर भी या रिस्क भी सारे पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे या वो रेशियो पे करेंगे जो रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है. तो यहाँ शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाती है. कोई भी हैवी रिस्क पड़ने पर सारे पार्टनर्स में वो चीज़ शेयर हो जाती है, किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं होता. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. पार्टनरशिप में एक फ़ायदा ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म को अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, लाइक P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब को पब्लिश करना नहीं होता है. उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक के सामने पब्लिश करना नहीं होता है. तो वो चाहें तो इनके पार्ट से, इनके पार्ट ऑफ व्यू से सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है अगर कोई पार्टनर इसमें चीट ना करे. तो कई सारे बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनरशिप में या दूसरे बिज़नेस में भी अपनी पार्टनरशिप के जो सीक्रेट्स होते हैं वो शेयर कर देते हैं. तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी को पब्लिश कराना नहीं है, किसी को शो नहीं करना है, तो यहाँ सीक्रेसी
मेंटेन रहती है। तो ये तो था मेरिट्स, एंड लेट्स कम टू द टॉपिक लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट वी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि फीचर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सारे पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे, रेशियो डिसाइड होगा, प्रॉफिट लॉस उसी रेशियो पे शेयर होगा। तो यहाँ लायबिलिटी क्या होगी सारे पार्टनर्स की इन अ पार्टनरशिप क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट मीन्स कि अगर कभी हैवी लॉस होता है तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़े तो वो रिस्क को लॉस या रिस्क को बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे कि पार्टनर्स HUF में रिसोर्सेज लिमिटेड थे और सोल प्रोप्राइटरशिप में रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन इसमें तो नहीं होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज का यहाँ मतलब ये है कि लीगली हमने पर्सनस को, नंबर ऑफ पर्सनस को डिसाइड कर दिया कि ओनली 50 मेंबर्स, ओनली 50% विल एंटर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लीगली एक पर्सन, नंबर ऑफ़ पर्सन को हमने यहाँ डिसाइड कर दिया कि 50 से ज़्यादा हम यहाँ नहीं करेंगे। तो इन 50 से जितनी कैपिटल हो सकेगी, जितने रिसोर्सेज, जितने फंड्स कलेक्ट हो सकेंगे, सिर्फ वही लग पाएंगे। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म ये चाहे कि हम इस नंबर को इंक्रीज़ करके अपने रिसोर्सेज को, अपने फंड्स को और इंक्रीज़ कर सकें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लीगली एक नंबर ऑफ़ मेंबर सेट कर दिया गया है, उससे ज़्यादा हम रिसोर्सेज या फंड्स को यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ रिसोर्सेज को लिमिटेड कहा गया है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए HUF में सारे मेंबर्स कैसे थे, फैमिली मेंबर्स थे, आपस में ही वर्क करते थे, एक दूसरे को बेटर जानते हैं। फैमिली मेंबर्स को जितना हम लोग आपस में जानेंगे उतना बाहर या थर्ड पर्सन को तो हम नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो आपस में डिस्प्यूट्स होने के या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किसी पे जल्दी से यकीन कर लेना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखा होगा आपने अक्सर कि अलग जैसे बिज़नेस में ही जब आप जाइए किसी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो दो लोगों की अक्सर नहीं होती है, कई लोगों की होती है कि दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो ये क्यों होता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में कहा गया है कि डिस्प्यूट्स होने के, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्किल वाइज यहाँ लोग हैं, तो इसके चांसेस होने के हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हाँ हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, हमारे पास फंड्स तो हैं, लेकिन अचानक से कोई पार्टनर्स की जो हैवी कैपिटल लेके आए हैं वो इंसॉल्वेंट हो गया या अचानक डेथ हो गई या इलनेस हो गई, तो वो क्या करेगा, वो बिज़नेस को या पार्टनरशिप को छोड़ देगा, वहीं डिसॉल्व कर देगा, वहीं स्टॉप कर देगा। तो इससे अचानक वाली जो चीज़ हो रही है, ये कोई भी पार्टनर जब अचानक बिज़नेस को या पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म पे। तो हो सकता है कि जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो उसको उतने अच्छे से पार्टनरशिप फर्म को ना चला पाए, तो इसीलिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ बोला गया। हालांकि जो पर्सन रिटायर हो जाते हैं, जो पार्टनर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनकी जगह न्यू फ्रेश मेंबर्स आते हैं, लेकिन हो सकता है कि उतने अच्छे से वो स्किलफुली ना चला सकें। लास्ट इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे कि अभी हमने बताया कि इनके पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कि P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट कोई भी पब्लिक को पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पब्लिक को ये नहीं पता होता है कि कौन सी पार्टनरशिप में कितने साल प्रॉफिट हुआ, कितने साल लॉस हुआ, लॉस होने की क्या वजह है या प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पब्लिक से जो एक्चुअल अकाउंट्स होती हैं वो छुपाई जाती हैं या नहीं बताई जाती हैं, तो इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ कम हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ इस पर इन्वेस्ट भी बहुत कम करते हैं। यहाँ जो पार्टनर्स होते हैं वही आपस में कैपिटल को लेके आते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा फंड्स को इस पे यहाँ लगाते हैं, तभी पार्टनरशिप फर्म आगे रन कर सकती है। तो ये तो था आपका पार्टनरशिप। अभी यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हुआ है, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं,
और इसमें अगर आपको किसी और बुक से या कहीं और से कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मेरिट्स में आप इसमें यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं कि मोर मैनेजरियल स्किल, जैसे हमने HUF में पढ़ा था कि वहाँ मैनेजरियल स्किल की लैक होती है, तो यहाँ अलग अलग मेंबर्स अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, तो यहाँ मैनेजरियल स्किल्स थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो इंसान अपने से सोच कर, आप लोग एग्ज़ाम टाइमिंग में सोच कर लिख सकते हैं। तो this is all for the partnership. In next class we will study about partnership deed, types of partners, types of partnership. Okay.